मुझे हंसता हुआ छोड़ा था तुमने, मुझे हंसता हुआ छोड़ा था मुझे हंसता हुआ छोड़ा था तुमने, ये आंसू तो तुम्हारे बाद आए। क्या बात है। पोएट्री की जान ही बहर है। एक रिदम जो हमें हासिल होती है वो बहर से होती है, और बहर कोई ऐसे ही नहीं बनी कि आज में बन गई, एक दिन में बन गई। उस सदियों में जाके इसकी तख्लीक हुई है। सबसे ज़रूरी प्रोसेस है अपने आप को रद्द करने का। चाहे आप पूरी गज़ल में से आप अपने शेर काटिए, या शेर कहते वक्त कोई आप लफ्ज़ हटा रहे हैं या कोई मिसरा दूसरा बदल रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी प्रोसेस है अच्छी शायरी के लिए। तो ये गज़ल के साथ में क्या, या किसी भी और सिन्फ या किसी भी फ़नून लतीफ़ा के साथ आप ले, जो अवाम में मकबूल होगी चीज़, उसी की तरफ उसका जो क्रिएटर है वो दौड़ेगा, और उसको भी उसमें ही थोड़ा दिलचस्पी होगी। दोस्तों आदाब, एक बार फिर आपकी खिदमत में हम हाजिर हैं। आज के हमारे मेहमान हैं मोहतरम यासिर इनाम साहब। खैर मकदम है आपका, कैसे हैं आप? मैं बहुत बहुत अच्छा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल भाई आपका और रेख्ता और पूरी टीम का कि इस खूबसूरत प्रोग्राम का हिस्सा बनने का मौका दिया और आपसे एक तवील गुफ्तगू करने का मौका दिया अलग अलग बातों पर। नहीं, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया, और ये मेरे लिए भी एक अच्छी बात है एक तरह से, क्योंकि आपसे मेरे ताल्लुकात जो हैं बहुत पुराने रहे हैं। लेकिन कभी हमने इस तरह बात तो नहीं की, तो मैं भी और नाजरीन भी जो हैं वो आपके बारे में और जानेंगे। तो बुनियादी तौर पे बात वो भी है कि सब लोग जो हैं आपको बतौर शायर ही ऐसे जानते हैं। हमारा काम इस प्रोग्राम में ये भी है कि बतौर इंसान भी थोड़ा पहचाने। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक अच्छी पहल है और बहुत कामयाब होने वाली है इंशाल्लाह। चलिए वो देखते हैं। पर पहले तो मैं जो आपसे पहला सवाल जो हर शायर से मैं करता हूँ, और शुरुआत उसी से होती है कि आप अपनी ज़िंदगी के बारे में, मतलब इब्तिदा से एक मुख्तसर तौर पे हमें बताइए। मेरा ताल्लुक़ दिल्ली से मशरक़ी वस्ते में तकरीबन 100 किलोमीटर दूर एक ज़िला पड़ता है, ज़िला बुलंदशहर। तो उसी का एक गांव है गेसूपुर। अच्छा। 12 गांव हैं, 12 पठानों के गांव हैं, और उनको सब गांवों को मिलाकर 12 बस्ती कहा जाता है। यानी गेसू दराज खां थे, एक वली थे वो, तो उनके नाम पर वो गांव बसाया गया था। अच्छा। उसी छोटे से गांव से मेरा ताल्लुक़ है। 5-6 हज़ार की आबादी है उसकी। तो वहीं वहाँ मेरी शुरुआती तालीम हुई, और उसके बाद में रिस्क की तलाश में अपने आप दहली हैं, और आज आपके सामने बैठे हुए हैं। आपने ये पढ़ाई बीच में कहाँ की? और ये मेरी सारी पढ़ाई ग्रेजुएशन वगैरह सब वहीं हुई। मेरिट यूनिवर्सिटी से 12th तक भी पढ़ाई मैंने वहीं से की, अपने गाँव के। किसमें? BA प्रोग्राम, और कुछ नहीं इतना ख़ास। हालांकि उसके बाद में मैंने टेक्निकल कोर्स किए, जो अभी भी मैं टेक्निकल लाइन में ही जॉब करता हूँ। किससे रिलेटेड है? मेरा फील्ड है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, कोर IT का जो होता है, अपने सर्वर्स और नेटवर्किंग वगैरह। ये सब। अच्छा। तो मतलब एक ही तरीके से ये समझ ली कि हम और आप जो अभी गुफ्तगू कर रहे हैं, वो जिस ज़रिए से नशर हो रही है, सामीन तक पहुंच रही है, तो उसके बैकएंड में जो प्रोसेस है वो मेरा फील्ड है। अच्छा, क्या बात है। तो ये तो एक मुख्तसर तारुफ तो हुआ ही, पर जाहिर सी बात है कि आप शेर कहते हैं, और हमारी दिलचस्पी इस चीज़ में तो है ही है कि हम आपसे ये पूछें कि शेरी सफ़र जो है आपका, वो कैसे शुरू हुआ, क्या माहौल था, किस वजह से शायरी जो है? देखिए, महबूब ख़िज़ा का शेर है कि बात यह है कि आदमी शायर या तो होता है या नहीं होता। तो कोई भी फ़न अगर कुदरत किसी आदमी को देती है, तो उसकी रग़बत अनकॉन्शियसली उस फ़न की ही तरफ होती है। तो ऊपर वाले ने मुझे शेरी फ़न दिया था, तो बचपन से ही वही रग़बत थी। और हमारी बस्ती का माहौल था थोड़ा सूफियाना है। वहाँ पर महफ़िल समा होती है हर साल, पूरा एक 15 दिन का एक वो जाता है, अभी गया है।
तो वहाँ पर कव्वालियाँ होती हैं, बचपन से वहाँ जाता था, सुनता था बड़े शौक़ से, और काफ़ी पुरकैफ माहौल होता था वहाँ का। तो वहीं से रग़बत हुई शायरी से, थोड़ा बहुत मिसरे जोड़ना शुरू किया 14-15 साल की उम्र में। और उसके बाद में पढ़ाई में रहा तो इतना शायरी की तरफ ध्यान नहीं गया, और लेकिन इतना था कि मैं जानता था कि हाँ कैसे शेर कहते हैं और कैसे, लेकिन कोई बताने वाला उस वक्त वहाँ था नहीं। उसके बाद मैं दिल्ली आया और अपने तलाशी रिस्क में जुट गया, इतना ध्यान नहीं दिया था। हालांकि उसके 10 साल बाद फिर से जब थोड़ा स्टेबल हुआ अपने करियर को लेकर, फिर से मैंने शायरी शुरू की, और बाकायदा उस्ताद के साथ में, और आज आपके सामने। तो उसमें जो शायरी जब आपने शुरू की, तो हमारे यहाँ ख़ास तौर पे गज़ल की शायरी, तो पहला सवाल तो ये है कि क्या आप शुरुआत से गज़ल से वाकिफ़ थे कि पहले बिल्कुल एक ख़यालों को अपने जो है वो कलमबंद करने का अमल था? या तकरीबन यही हाल था कि गज़ल से ही वाकिफ़ थे। हालांकि बचपन में जो मैंने साहिल लुधियानवी की नज़में पढ़ी थी, तो वो भी एक सिन्फ से मैं वाकिफ़ था, लेकिन उस वक्त इतना शेरी शऊर नहीं था, या आप कह लीजिए कि इतनी सलाहियत नहीं थी कि मैं नज़्म में कुछ कह सकूं या किसी और सिन्फ के बारे में कुछ कह सकूं। हालांकि सेहरे पढ़े जाते थे, हमारी तरफ रुखसती पढ़ी जाती थी, और कव्वाली सूफियाना कलाम है पूरा। तो लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि ये सेहरा अलग सिन्फ है या इस तरीके की भी कोई और चीज़ें होती हैं। तो और शुरुआत में सिर्फ गज़ल की ही शायरी से शुरुआत की थी। तो अब ये सवाल तो, और हाँ बीच में रोकना चाहूँगा, शुरुआत भी उससे की थी और अभी तक उसी पर ही तकरीबन। हाँ, तो ये एक तो पहले तो शायद ये सवाल, अब जब आपने ये बात की है तो इस बात से ये सवाल पैदा होता है कि हमारे यहाँ ख़ास तौर से हाल ही के बाद से ही गज़ल जो है उसको एक जो है नेगेटिव लाइट में देखा गया। बहुत हमले हुए गज़ल पे, और बहुत ऐसा जब हम वो अदब पढ़ते भी हैं तो ऐसा लगता है कि शायद गज़ल जो है वो बिल्कुल ख़त्म होने वाली है, और अब शायद नई असनाफ़ जो हैं वो आ रही हैं सामने। उसमें अब हम देखते हैं आज के दौर में बहुत सारे लोग जो नौजवान शायर हैं वो गज़ल कह रहे हैं, सबसे ज़्यादा गज़ल कह रहे हैं। और जैसे आपने भी कहा कि मेरी शुरुआत भी गज़ल से हुई और अब तक गज़ल कह रहे हैं, तो आपको क्या लगता है, क्योंकि उस वक्त भी माहौल तो था ऐसा कि बाकी असनाफ़ ज़्यादा सामने आ रही हैं, सब सरगर्मियाँ उसी तरह की हैं, तो ये गज़ल में आपको ऐसी क्या बात महसूस हुई कि आपको लगा कि गज़ल ही मुझे कहनी चाहिए? ये तो बात है ही कि नज़में भी कही हैं आपने और ये सब, लेकिन गज़ल जैसे आपने कहा, तो ये गज़ल के साथ में क्या, या किसी भी और सिन्फ या किसी भी फ़नून लतीफ़ा के साथ आप ले, जो आवाम में मकबूल होगी चीज़, उसी की तरफ उसका जो क्रिएटर है वो दौड़ेगा, और उसको भी उसमें ही थोड़ा दिलचस्पी होगी। तो गज़ल हमेशा आवाम में मकबूल रही है, कभी पहले भी ख़त्म नहीं हुई थी और कभी आगे भी नहीं होगी। और गज़ल में वो सारी चीज़ें हैं जो एक कारी को, मतलब उसके दिमाग को झंझोड़ती हैं, अलग अलग जगह पे लेकर जाती है उसे। एक रिदम उसके अंदर होता है, और वो रिदम शुरू से आखिर तक बरकरार रहता है। तो गज़ल हमेशा बाकी रहेगी। क्या बात। और दूसरी चीज़ ये है, पहले एक माहौल था उस दौर में कि रुबाइयाँ भी होती थी, और दुनिया भर के और असनाफ थी, वो बड़े मकबूल थे। ऐसा नहीं था कि आज की तरह सिर्फ गज़ल या कुछ पैटर्न नज़म के चलते हैं वो हैं, वो भी थे, लेकिन आज कोई नहीं जानता उन चीज़ों को। तो अब तो शायद कोई कहता भी नहीं होगा। हाँ, बहुत मुश्किल है। अब हम जैसे जानते हैं नए लोगों को, बहुत कम लोग सिर्फ गज़ल वही और या कुछ आज़ाद नज़म हाँ, बस वो कहते हैं लोग। तो इसमें जो आपने एक बात कही रिदम की, गज़ल की, तो ये भी एक सवाल है, क्योंकि हम एक तख्लीकी जो एक अमल होता है एक पोइट का, एक शायर का, उसकी तरफ जा रहे हैं। तो जब आप कह रहे हैं कि आप शेर कहने लगे हैं, तो उसमें बहर का दखल तो रहता ही है। और ये वाकफ़ियत आपको कब, मतलब ये कब ख़बर पता चला आपको कि एक तो शऊरी तौर पर कि बहर कोई शेर है और गज़ल में बहर होती है, और क्या वो जानने के बाद आपने बहर सीखी, या बहर अपने आप जो है आपके अंदर कोई आहंग था जो निकल रहा था?
हाँ बिल्कुल, यही बात थी जो आपने आखिर में कही कि वो अनकॉन्शियस माइंड में पहले से ही मौजूद थी ऊपर वाले की तरफ से। तो अब जब मुझे कुछ भी नहीं मालूम था कि क्या गज़ल होती है, क्या रदीफ़ होती है, क्या काफ़िया होता है, उस वक्त में भी जब मैंने कहा था तो तकरीबन 80-90% तक वो दुरुस्त मिसरे होते थे। और बाद में भी मैंने फिर बाकायदा पूरी सिनफ सीखी, बहर सीखी और बाकी चीज़ें जो भी होती हैं गज़ल की वो बाकायदा सीखी फिर। लेकिन पहले से अंदर एक चीज़ मौजूद थी जो कभी भटकने नहीं देती थी। बिल्कुल, यानी कि ये एक गैर शऊरी तौर पर जो है, हाँ बिल्कुल, मतलब अनकॉन्शियस माइंड में पहले से ही वो चीज़ थी, लाशऊरी तौर पर ही कह सकते हैं। मुझे भी नहीं पता था कि ये चीज़ रिदम में है या नहीं है, लेकिन मैं कह रहा था, मैं लिख रहा था। हाँ। थोड़ा बहुत किसी हो सकता है किसी लफ्ज़ का वज़न ही नहीं मुझे पता हो। हाँ। तो वो मैंने उस वज़न में लिखा हो जो मुझे पता है, हालांकि वो गलत है। तो चूँकि बहर की बात हो ही रही है और उसमें एक बहस तो ये भी बहुत चलती है कि जो बहर का होना शायरी में, जो कि हमने देखा है कि पहले वेस्ट में ये सब चीज़ें उम्मीद जो मॉडर्निटी के रिस्पॉन्स में जो मॉडर्निज्म आया उसमें बहुत चीज़ें छोड़ दी गई और वो बहस यहाँ भी चलती आ रही है। और बहुत लोग कहते हैं कि ये एक जो है रिस्ट्रिक्शन है और ये शायरी ये बिल्कुल आपको बंद कर देती है, हमें एक फ्रीडम, एक आज़ादी चाहिए शायरी में, और ये बहस रहती है। मैं इसके बारे में आपसे जानना चाहता हूँ, आप क्या कोई अगर समझते हैं काफिया और रदीफ़ के बारे में ये बात कहे कि ये बंदिश है और ये एक रिस्ट्रिक्शन है, तो कुछ हद तक मैं उनकी बात से मुत्तफ़िक़ भी हो सकता हूँ। लेकिन अगर बहर के बारे में ये बात कही जाए, क्योंकि पोइट्री की जान ही बहर है, एक रिदम जो हमें हासिल होती है वो बहर से होती है। और बहर कोई ऐसे ही नहीं बनी कि आज में बन गई, एक दिन में बन गई। उस सदियों में जाके इसकी तख्लीक हुई है, इतनी बहरें बनी है। हमारे यहाँ बहर है और दूसरी जगह पे अगर आप देखेंगे, दूसरे अदबों में देखेंगे तो एक रिदम तो वहाँ पर पाई जाती है। हर जो भी वो पोइट्री के नाम पर लिखते हैं, तो बग़ैर बहर के आप अफसाने लिखिए, आप और जो भी कहानियाँ लिखिए, लेकिन अगर पोइट्री करनी है तो बहर तो आपको चाहिए ही चाहिए। एक इस तरीके से मानिए, एक मूर्ति बनाने वाला कितनी खूबसूरत मूर्ति बनाता है, ये उसकी अपनी सलाहियत है। लेकिन उसके पास में उसके औजार पूरे होने चाहिए। बिल्कुल। तो बहर एक औजार है जो ज़रूरी है होना, उसके बगैर वो नाखून से खुरच के कोई मूर्ति नहीं बना सकता। तो अगर पोइट्री है तो वो बहर है या रिदम, आप कहो उसको जो भी कहो। बिल्कुल, हाँ। ये तो आप जो आपने मिसाल दी, खूबसूरत वो जो कितनी भी खूबसूरत हो, वो उसके अपने हुनर या जो अपनी बात निज़ाक की बात है। तो इसी तरह शायरी में शेर जो होता है, अब ये स्ट्रक्चर है हमारा, लेकिन उसमें शेर कितना अच्छा हो वो शायर तक है। लेकिन अब ये भी है कि बतौर शायर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, क्योंकि जब हम मतलब शेर कहते हैं, मैं भी अगर शेर कहूँ तो जाहिर सी बात है 5-10 मिसरे तो आते हैं। उन 10 मिसरों में पहले एक मिसरा जो है मैं सिलेक्ट, वहाँ पर मेरी एक इंटेंशनैलिटी आ जाती है कि इन 10 मिसरों में कौन सा मिसरा मुझे लग रहा है कि ये अच्छा मिसरा है, और फिर उसके साथ जो दूसरा मिसरा मैं लगा रहा हूँ, कौन सा मिसरा मुझे लग रहा है कि तो ये एक काम है। यहाँ पर ये जो सिलेक्शन होती है, ये एक पर्सनल जो शायर का अपना जो ज़ौक़ है या उसकी जो समझ है कि ये शेर अच्छा है। तो ये आपकी नज़र में जब आप शेर कहते हैं तो क्या पैमाने हैं, मतलब बुनियादी तौर पे, जिससे आपको महसूस होता है कि हाँ ये शेर अच्छा है, चाहे अपना या फिर ऑब्वियसली वो जो पैमाने हैं वो फिर बाकी शायरों के शेरों पे भी लागू होते हैं। तो वो तो सबसे पहले तो देखो, शेर कहने का प्रोसेस तो जैसे आपने बताया कि आप एक कोई मिसरा या कोई बात होती है उसको किसी मिसरे में आप बुनने की कोशिश करते हैं, और सबसे ज़रूरी प्रोसेस है अपने आप को रद्द करने का। चाहे आप पूरी गज़ल में से आप अपने शेर काटिए, या शेर कहते वक्त कोई आप लफ्ज़ हटा रहे हैं या कोई मिसरा दूसरा बदल रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी प्रोसेस है अच्छी शायरी के लिए। और जब उसके बाद में आपका कोई शेर निकल के आता है,
तब आप मुतमईन हो जाओ कि हाँ ये ठीक है। जहाँ आदमी के अंदर ये सलाहियत आ गई कि ये ठीक नहीं है जो मैंने कहा है, मुझे कुछ और कहना है, तो वहाँ से उसका सुधार की शुरुआत समझ सकते हो, और वो बरकरार रहनी चाहिए। और अच्छे शेर की देखो जहाँ तक बात है उसमें कई चीज़ें होती हैं। एक तो नयापन होना चाहिए कि क्या जो कह चुके हैं लोग वही है चीज़, या कोई वही चीज़ को हम किसी नए तरीके से कह रहे हैं, उसमें कितना जोश है बकौल हाली के, और रवानी कितनी है, ज़बान कैसी है उसकी, ये सब चीज़ें होती हैं। बिल्कुल। कुछ मिसरे ऐसे होते हैं कि जिनकी ज़बान बहुत अच्छी होती है लेकिन बात वही है जो पहले भी कह चुके हैं, लेकिन उस ज़बान की वजह से वो बड़ा खूबसूरत मिसरा बनता है, बड़ा अच्छा शेर बनता है। तो यही 2-3 चीज़ें होती हैं जो देखनी होती हैं, और सबसे मेन प्रोसेस होता है अपने आप को रद्द करना। बिल्कुल, मतलब ये एक प्रोसेस तो रहता ही है, और ये कि कोई बात आपने कही और ये जान लेना कि ये बात नहीं है, और हाँ, इसको हाँ, काटना है, ये हिम्मत का काम है, हिम्मत का बहुत काम लोग है। नहीं कर पाते। मैं एक वाक़या बताता हूँ आपको। मेरे उस्ताद जनाब वसीम नादिर, जिस वक्त मैं पहली बार उनके पास गया, किसी ने मुझे बताया कि आप उनसे रब्ता कीजिए इस्लाह वगैरह के लिए। तो मैं अब मेरे पास जो मेरी बयास थी उस वक्त की, तकरीबन 2016 या 15 के आसपास की बात है, तो उसमें कोई 50 से ज़्यादा, 50 और 60 के बीच में गज़लें थीं। और वो ऐसे कहीं थी कि फ़ेसबुक पे पहले ऑनलाइन मुशायरा हो रहा है रात में, और फिलबदी हो रहा है, वो एक मिसरा दे दिया, हम उस पर गज़ल कह रहे हैं, और वो हमने लिख ली फिर सुबह में। तो इस तरीके से कोई 50 या 60 गज़लें होंगी, हम उनके पास लेकर गए कि उस्ताद ये देखिए हम मिसला के लिए आए हैं और ये हमने कहा है। तो उन्होंने गज़ल देखी, 2, 4, 10, 12 पेज। बोले कि यासिर एक काम करो, इसमें एक गज़ल है ये आपकी, इसको तो आप कहीं पढ़ सकते हो, ये है किस लायक पढ़ने के, बाकी तो आप काट दो। मुझे तो बहुत गुस्सा आया कि यार मैंने तो इतनी मेहनत कर करके रात में गज़लें गई हैं और ये बोल रहे हैं कि काट दो। लेकिन फिर धीरे धीरे समझ आई, और उन्होंने बताया क्या अच्छी और क्या बुरी शायरी, क्या कहना है क्या नहीं कहना है, वो सब तमीज़ उन्होंने सिखाई। उसके बाद में आज समझ में आता है कि वाकई अब वो डायरी का भी मुझे नहीं पता कि वो है या नहीं है, वो सब ख़त्म है। हाँ बिल्कुल, ये एक प्रोसेस होता है। हाँ, और आज तक भी मेरी 50 गज़लें नहीं हुई इसके बाद से। हाँ, वो है कि वो है ना, मेयार से कम कुछ नहीं कहते, अख्तर उस्मान साहब का शेर है। तो जानी, अब थोड़ा मैं चाहता हूँ कि एक शेर व शायरी की बातें हो रही है, एक इससे परे एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जाहिर सी बात है शेर व शायरी तो आप पढ़ते ही हैं, सुनते हैं अपने दोस्तों को, चाहे फिर अपने जो बड़े शायर हैं सब वो पढ़ते हैं, लेकिन उससे परे और भी आर्ट फॉर्म्स हैं, और जैसे किताबें पढ़ना, फिल्में देखना, या मतलब ये सब चीज़ें जो हैं, मतलब आप और क्या शौक़ रखते हैं कि कुछ पढ़ने का, कुछ देखने का? मैं देखिए पढ़ने का शौक़ तो वक्त की वजह से कोई किताब वगैरह मैं नहीं पढ़ पाता, लेकिन इतना है कुछ जैसे यूट्यूब पे मैं वीडियोस देखता हूँ साइंस फिक्शन की, या कॉस्मोलॉजी में मेरा बहुत इंटरेस्ट है, फ़िलासफ़ी में भी थोड़ा बहुत, जो बड़ी दिलचस्प बातें होती हैं वो मैं सुनता रहता हूँ, वीडियोस वगैरह। उसके अलावा टीवी सीरीज़ नेटफ्लिक्स पे, और अलग अलग तरह की भी कुछ फ़िलासफ़िकल मूवीज़ भी। फ़िलासफ़ी तो में किस, मतलब क्या इंडियन फ़िलासफ़ी में ज़्यादा इंटरेस्ट है, या ओवरऑल कॉन्टिनेंटल, ओवरऑल जो है एनालिटिकल, ओवरऑल जो भी सामने आती है? हाँ, तो फिल्मों में आप बता रहे हैं, तो किस तरह की फिल्में आप? वो भी सब तरह की फिल्में, साइंस फिक्शन भी, और फिलोसॉफिकल भी, थॉट प्रोवोकिंग भी, माइंड बेंडिंग भी। अच्छा, तो जो दिलचस्प लगती है। अभी कोई फिल्म आप बताइए कि कोई फिल्म अभी ताज़ा देखी क्या? ताज़ा कोई फिल्म तो मतलब मैं अगर किसी को रिकमेंड करता हूँ, 2-3 मूवीज़ करता हूँ जो बड़ी अब मुझे बहुत अच्छी लगी। एक द रूम है। द रूम, बिल्कुल। हाँ, और एक है कैफरनॉम। हाँ, कैफरनॉम, वो देखो आप, वो जो नादीन लबाकी, हाँ, लेबनान की मूवी है वो जो बच्चा है। हाँ, बच्चे वाली मूवी है। और एक और मूवी है द मैन फ्रॉम द अर्थ, बिल्कुल, वो जो 10,000, वो जो पहले से, हालांकि बाकी सब तो आप देखोगे तो सब के अंदर आपको
कुछ ना कुछ एंटरटेनिंग मिलेगा, लेकिन इसमें बहुत सीखने के लिए कुछ मिलेगा। बहुत अच्छी फिल्में बिल्कुल मैंने देखी हैं यार, बहुत बहुत अच्छी। मुझे लगता है ये भी हमें एक चीज़ करनी चाहिए, मतलब पॉडकास्ट में, कि जो फिल्में देखते हैं या किताब, तो उनसे पूछा जाए कि आप क्या रिकमेंड करते हैं। ये एक चीज़ आपने अच्छी, ये जो आपने 3 रिकमेंडेशंस दी, बहुत अच्छी फिल्में हैं बाकायदा मैंने देखी हैं। तो इससे परे एक और सवाल मेरे जहन में आ रहा है, पता नहीं क्यों अभी, कि आप रीलें देखते हैं इंस्टाग्राम पे? क्योंकि आजकल मेरे साथ ये हो रहा है कि मैं कभी ऐसे फ़ोन खोला तो इंस्टाग्राम में कोई एक रील आई, बस वो ऐसा है कि एक आपने अगर उसको रुक गए उस रील पर, अगर आप 10 सेकंड रुक गए तो वो फिर आपका एल्गोरिदम पकड़ के वही उसी उसमें चले जाएंगे। तो वो मैं आपसे पूछना चाहता था कि क्या आप देखते हैं? और आप भी? मैं रील देखता हूँ, लेकिन इतनी नहीं। और मैं यहाँ बताऊंगा नहीं कि वो किस जॉनर की होती है, क्योंकि वो डार्क कॉमेडी की होती है ज़्यादातर। बिल्कुल, मतलब हर तरह के वो आते ही रहते हैं उसमें। और एक आपने देख ली, चाहे वो ये कि आप जो है वो आपका इंटरेस्ट भी ना हो, लेकिन आपने देख ली तो फिर आती जाती है। उसमें कॉमेडी भी मेरे पास, मेरी फीड में तो कॉमेडी बहुत होती है, खासकर डार्क कॉमेडी। तो ये आप जो कह रहे हैं कि आप उतना नहीं देखते, तो इसकी कोई तदबीर है कि हमें भी बताइए कि कैसे जो है थोड़ा कम। आजकल बहुत मैं वेला हूँ, तो बस ये चीज़ चलती रहती है मेरे इसमें। वेले आदमी ही देख सकता है, मेरे पास तो इतना वक्त ही नहीं होता कि मैं तदबीर बताऊँ। यानी कि काम बहुत होना चाहिए बस। हाँ ठीक है, ये एक बात तो है, क्योंकि आजकल मैं जिससे भी बात कर रहा हूँ ऐसे तो बात तो होती भी नहीं है। अब तो ऐसा होता है कि 2 दोस्त भी बैठे हैं साथ में। तो मुझे याद है एक दिन मैं अपने दोस्त के साथ बैठा हूँ, हम दोनों एक ही कमरे में बैठे हैं और बिल्कुल अगल आजू बाजू बैठे हैं, और वो रील देख रहा है, मैं भी रील देख रहा हूँ, और वो मुझे रील भेज रहा है। अच्छा, ठीक है, मैं यहाँ पर हूँ, बात नहीं हो रही, वो बस भेज रहा है, और मैं जो है रील देख रहा हूँ, और मैं बिल्कुल नहीं हंस रहा। मेरे चेहरे पर कोई जज्बा नहीं है, कोई हंसी का या कुछ भी, पर मैसेज में मैं 10 इमोजी हा वाली भेज के उसको दे रहा हूँ। बहुत, मतलब वो बहुत स्ट्राइक किया मुझे। क्योंकि वो जब हुआ एकदम से मैं सोचने लगा ये क्या हो रहा है। तो बहुत उस पे मैंने सोचा है कि ये सब क्या हो रहा है, जो नई दुनिया में रियलिटी, और ये उससे परे एक इस तरह से एक माया, जो पहले कहा जाता था, एक अलग तरह की माया नजर आती है। मेटा जो है हम कहते हैं, मतलब बहुत दिलचस्प बात है। चल खैर, टेक्नोलॉजी के साथ साथ चीज़ें बदल रही हैं काफ़ी तेज़ी के साथ, और टेक्नोलॉजी तो बहुत तेज़ी से बढ़ी रही है। लोगों की आदत चेंज हो रही है, उनकी ज़िंदगी जीने के तरीके बदल रहे हैं, देखने और चीज़ों को देखने का तरीका भी बदल रहा है। बिल्कुल। अब मुझे लगता है क्योंकि वक्त भी कम है, ये एक सवाल, बस आखिरी सवाल मैं आपसे, चूँकि आप IT सेक्टर से भी है और कंप्यूटर और ये सब आप जो है जानते हैं, तो आखिरी सवाल मेरा यही इसी को लेके, क्योंकि अब ज़माना बहुत बदल चुका है, और अब एक नई चीज़ दुनिया में आ गई है जो AI है, बहुत तेज़ी से फैल रही है, और बहुत जगह उसका इस्तेमाल हो रहा है, और बहुत बहस व मुबाहिस उसके साथ होती है। तो आप अगर ये बताएं कि शायरी को लेकर, ख़ास तौर पे गज़ल की शायरी को लेकर, आप क्या समझते हैं कि AI का किस तरह का दखल हो सकता है आने वाले वक्तों में, जिस तरह से वो बढ़ रहा है, जो क्लाउड है या जेमिनाई है, या मतलब अब तो मुझे लगता है बहर वगैरह ये सब वो सब सीख गया है। देखिए, जिस वक्त मशीनें आई थी, मैं ओवरऑल पूरा अब लेके चलता हूँ पीछे से। जिस वक्त मशीन आई थी तो कहा गया था कि लोगों की मजदूरी करने वालों का क्या होगा। फिर कंप्यूटर्स आए तो उसके बोला कि ये जो लोग बही खाता रखते हैं, रजिस्टर बनाते हैं, उनका क्या होगा। आज भी वही हो सब। अब AI आया तो लोग हर चीज़ को लेकर बड़े चिंता में है कि क्या होगा अब आगे। और जो इस्तेमाल करने वाला हो, मैं हूँ या कोई भी हो, जो तख्लीक़कार होगा, ओरिजिनल क्रिएटर होगा, उसको कोई नुकसान नहीं होने वाला इससे। लोग जो इसका गलत इस्तेमाल करना चाहते हैं, वो बग़ैर उसके भी आज के दौर में, अब से पहले भी अपने उस्ताद से गज़ल लेते थे, अब वो ChatGPT से लिखवा लेंगे और बहर वगैरह सब चीज़ चेक करा लेंगे। हाँ, हालांकि बहर चेक कराने में कोई मसला मुझे नहीं लगता। मैं था, जिस वक्त मेरी उम्र थी
बिल्कुल सीखने की उम्र में था। अगर उस वक्त एआई होती तो शायद मैं भी एआई पे जाके मिसरे डालता और पूछता कि भाई ये किस बहर में है, ये किस या ठीक है या नहीं है। तो शायद रेख्ता की तख्ती का टूल तो है ही, हाँ, मतलब वो बहर तो मतलब वही एक टेक्नोलॉजी नई है हमारे लिए। वो उस वक्त में तो कोई वसाइल नहीं थे। आज सीखने वालों के लिए तो इतने सारे वसाइल हैं और बहुत जल्दी वो लोग आगे मतलब बढ़ सकते हैं। हमें जहाँ 10 साल लगे जहाँ तक पहुँचने में, हो सकता है वो उस चीज़ को अगर वो थोड़ा और तरीके से इस्तेमाल करें तो जल्दी पहुँच जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, मुझे लगता है कि चूंकि वक्त भी कम है और अगर आप कोई बात और कहना चाहते हैं इससे मुतल्लिक तो फिर हम बस मेरे ख्याल से तकरीबन यही गुफ्तगू है। आपका कोई और सवाल हो तो सवाल तो बहुत सारे हैं, पर ये है कि वक्त मुकर्रर है। हाँ, तो मुझे लगता है बस अब हम जो है अपने अगले सेक्शन की तरफ हमें ज़्यादा वक्त ना लेते हुए बढ़ना चाहिए। और हमारा अगला सेशन जो है वो रैपिड फायर राउंड है। ये बड़ा मज़ेदार होने वाला है। तो इसमें जो है हम एक तरह से आपसे कुछ सवाल पूछेंगे और फिलबदी तो मैं पास भी कर सकता हूँ। पास तो इसमें पास फेल है ही नहीं ना। पास कर सकते नहीं, हम तो शायद हम तो पास ही लेंगे। ना पास है ना फेल है, ना पास कर सकते हैं ना फेल कर सकते हैं। तो खामोशी जवाब नहीं है। और मैं आपको इसके रूल्स बताता हूँ जो सवाल आता जाएगा। बहुत ज़्यादा कोई इतना मुश्किल ये है नहीं। बस ये है कि पहला सेक्शन जो हमारा है इसका, उसमें मैं कुछ शायरों के नाम लूँगा और उसमें से एक नाम मुझे बताना नहीं है। जो पहला लफ्ज़ फिलबदी बिल्कुल बिना सोचे जो पहला लफ्ज़ आपके जहन में आता है उस शायर का नाम सुनते ही वो आपको कहना है। वो कुछ भी हो सकता है, आपकी मर्जी है। ठीक है। मुनीर नियाज़ी, नाज़म, मीरा जी, पागलपन, इंशा जी, बड़ा पागलपन, अहमद फराज, मोहब्बत, जॉन एलिया, जुनून, परवीन शाकिर, आवारापन, जहरा निगाह, बुर्दबारी, फैज़ अहमद फैज़, मोहब्बत और इनकलाब, मोमिन खान मोमिन, दिलचीर, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा, जिगर मुरादाबादी, शराब, दाग दहलवी, गालिब, आम, मीर तकी मीर, सुखन। ठीक है, अगला सवाल आपसे। सवाल क्या ये है कि अभी फिलबदी जो भी मतलब अभी आपके जहन में अपना एक शेर आ रहा है, बिल्कुल एकदम से जो शेर आ रहा है वो आप हमें बताएं। कमाना चाहता हूँ इतनी वहशत, कि सहरा से मुबारकबाद आए। क्या बात है, वाह वाह वाह। तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगर आप जो हैं अगर आज के दौर में, आज के दौर को छोड़ के मतलब जो हमारे गुज़श्ता ज़माने हैं उनमें जितने भी शायर गुज़रे हैं उर्दू के, वो आपके हमअस्र होते, तो उसमें से किस शायर, और आपको बात करने का मौका मिलता, किस शायर को आप कोई मशवरा देना चाहते? वो शायर कौन होता और क्या मशवरा देना चाहते? अच्छा, जॉन एलिया। हाँ, उनको एक मशवरा देता कि खुश रहा करो। हाँ, और उसके अलावा अहमद फराज, उनके लिए कोई मशवरा नहीं था ज़रूरत, मतलब शेरिया हिसाब से मैं उन्हें क्या मशवरा दे सकता था। वो पर्सनैलिटी भी उनकी अच्छी थी, शायरी भी अच्छी थी, उन्हें और लिखने का मशवरा देता अगर देता तो। ठीक है। अब हम, मुझे लगता है इसके आखिरी सेक्शन में जो हमारा एक ये है सेक्शन, उसको हम कहते हैं ये या वो। तो इसमें जो है दो शायर, उनके नाम मैं लूँगा, आपको एक शायर चुनना है। ठीक है। तो
फहमीदा रियाज या जहरा निगाह? जहरा निगाह। जहरा निगाह या किश्वर नाहिद? जहरा निगाह। जहरा निगाह या मुनीर नियाजी? मुनीर नियाजी। मुनीर नियाजी या जॉन एलिया? जॉन एलिया। जॉन एलिया या अहमद फराज? अहमद फराज। अहमद फराज या परवीन शाकिर? अहमद फराज। अहमद फराज या फैज़ अहमद फैज़? फैज़ अहमद फैज़। फैज़ अहमद फैज़ या दाग दहलवी? फैज़ अहमद फैज़। फैज़ अहमद फैज़ या मोमिन खान मोमिन? फैज़ अहमद फैज़। फैज़ अहमद फैज़ या मिर्ज़ा गालिब? मिर्ज़ा गालिब। और आखिर में मिर्ज़ा गालिब या मीर तकी मीर? मिर्ज़ा गालिब। मिर्ज़ा गालिब। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुझे लगता है बहुत इसमें कोई अच्छे बुरे, जब वही तो जैसे मैंने कहा कि पास फेल, अच्छा बुरा कुछ है नहीं। हाँ, बहुत मज़ा आया। मेरे किसी भी शायर के अपने अपने अलग अलग सोच होती है, अपने अलग शौक होते हैं, अपने अलग एक पसंद होती है। बिल्कुल। और ये इंटरव्यू भी बिल्कुल कोई ऑब्जेक्टिव लेंस के साथ हमने इसको मतलब सोचा भी नहीं है। हम यही चाहते हैं कि बहुत सब्जेक्टिव जो एक्सपीरियंसेस हो या सब्जेक्टिव चीज़ें जो शायर की हो वो सामने आए बस। तो उस हिसाब से इसलिए भी ये जो हमारा ये रैपिड फायर राउंड है, हाँ, उसमें इस तरह के सवाल हमने रखे हैं। तो अब हम, मुझे लगता है कि आखिरी पड़ाव पर आप पहुँचे हैं और जहाँ मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि अपनी एक गज़ल अता करें, और उस गज़ल के साथ फिर हम आज का ये जो सेशन है हमारा उसको भी ख़त्म करते हैं और सबसे अलविदा कहते हैं। बिल्कुल। एक गज़ल जो मैंने आपको अभी एक शेर सुनाया था, उसी से कुछ शेर सुना देता हूँ। बिल्कुल, इरशाद। कि वो चेहरे जिन पे दिल की दाद आए, वो चेहरे जिन पे दिल की दाद आए, वो चेहरे जिन पे दिल की दाद आए, बड़ी मुश्किल से मुझको याद आए। क्या बात है, वाह। बड़ी मुश्किल से मुझको याद आए, अबाए शाह या शहजाद आए। अबाए शाह या शहजाद आए। अबाए शाह या शहजाद आए, जिसे आना हो मेरे बाद आए। क्या बात है, वाह। जिसे आना हो मेरे बाद आए, ताल्लुक़ के सफ़र की इब्तिदा है। ताल्लुक़ के सफ़र की इब्तिदा है। ताल्लुक़ के सफ़र की इब्तिदा है, बता देना जो इश्क़ाबाद आए। क्या बात है, वाह वाह। ताल्लुक़ के सफ़र की इब्तिदा है, बता देना जो इश्क़ाबाद आए। क्या बात है। मुझे हंसता हुआ छोड़ा था तुमने, मुझे हंसता हुआ छोड़ा था, मुझे हंसता हुआ छोड़ा था तुमने, ये आंसू तो तुम्हारे बाद आए। क्या बात है। ये आंसू तो तुम्हारे बाद आए। और कमाना चाहता हूँ इतनी वहशत, कमाना चाहता हूँ इतनी वहशत, कमाना चाहता हूँ इतनी वहशत, कि सहरा से मुबारकबाद आए। वाह। कि सहरा से मुबारकबाद आए। और परिंदे इस कदर भूखे थे यासिर, परिंदे इस कदर भूखे थे यासिर, परिंदे इस कदर भूखे थे यासिर, दुआएं करते थे सैयाद आए। क्या बात है, वाह। दुआएं करते थे सैयाद आए। बहुत दुआएं करते थे। वाह वाह वाह। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप आए और हमसे बात की। बहुत मज़ा आया इस गुफ्तगू में, और उम्मीद है दोबारा भी कभी ऐसी दोबारा बैठेंगे। तो ठीक है, इसके साथ ही हमारा आज का ये सेशन ख़त्म होता है और आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।